नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्नैक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं काफी समय से वेट कर रहा था कि सीबीएसई कब अपना जो सिलेबस है वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि कुछ बच्चों के लगातार फोन आ रहे थे कि सर लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं लग रहा है तो क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो सीबीएसई ने आज एक नया सर्कुलर डाला है जिसके बीच में उसने क्लास 9th 10th 11th 12th के मैथ्स और बाकी सब सब्जेक्ट्स के सिलेबस को जो है वो क्या कर दिया है, वो कम कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली 30% अराउंड सिलेबस जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, पहले हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि लास्ट के 2-3 चैप्टर जो हैं या थोड़े जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं उनको रिमूव किया जाएगा, लेकिन जो हमारे ऊपर टीम बैठी है एनसीईआरटी में या एससीईआरटी में या जितने भी लोग बड़े बड़े लेवल पे काम करें वो सारे के सारे बहुत एक्सेप्शनल और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया है। सारे टॉपिक को ना काट के उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस को काटा है। मतलब पहले हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 2-3 चैप्टर इस बार हम लोगों को नहीं पढ़ाने, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको चैप्टर तो पढ़ाना है, आप उसके बीच में से कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको कम कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है कई लोगों के मन में था कि सर पहले कितने चैप्टर थे और सिलेबस डिलीट होने के बाद कितने चैप्टर हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले भी चैप्टर 15 ही थे और सिलेबस डिलीट होने के बाद भी चैप्टर 15 ही है। तो कहने का मतलब हम लोगों को चैप्टर का कोई लॉस नहीं हुआ है ना। चैप्टर तो पहले भी 15 ही थे और चैप्टर तो अब भी 15 ही है। तो भैया फिर हुआ क्या है ना। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टॉपिक वाइज डिलीशन किया है। ठीक है, टॉपिक वाइज डिलीशन है ना, कुछ टॉपिक वाइज डिलीशन किया है। जैसे मान लो कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में 7-8 टॉपिक है, तो उनके बीच में से कोई 1 या 2 टॉपिक को काट दिया जिनके बीच में बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल आता है। और ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स भी बहुत समझ के और सोच समझ के ध्यान से काटे गए हैं। ऐसे टॉपिक्स काटे गए हैं जो आप अपनी हायर क्लासेस में जाके दोबारा से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ताकि बच्चों का नुकसान भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं चैप्टर के साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आप अपने पास एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए और साथ में अपनी रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जो जो सवाल मैं बोलूंगा आप वो सवाल काट देना। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे जो सवाल हैं वो सिलेबस से कट चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके पास ऐसी एनसीईआरटी की किताब होगी, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, कवर भी यही होगा। कईयों के पास नई किताब है, कईयों के पास पुरानी किताब है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, तो चलिए टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर टोटल मिला के 15 चैप्टर्स है। उन 15 चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का जो नाम है, उस पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर क्या सिलेबस में से कटा है, रियल नंबर के अंदर हमारे पास सिलेबस में था इक्लुइड डिवीजन लेमा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या, मैक्सिमम लोगों ने यह चीज पढ़ ली होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने इसको काट दिया है, सीबीएसई ने इसको रिड्यूस कर दिया है। सीबीएसई बोलता है इस साल के सिलेबस में आप लोगों को इक्लुइड डिवीजन लेमा जो है वो नहीं पढ़ना है। इक्लुइड डिवीजन लेमा के अंदर क्या आता है, इक्लुइड डिवीजन लेमा के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जो एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, वो इस साल के सिलेबस में से काट दी गई है, जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फाइनल एग्जाम के लिए, लेकिन आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनको वो सारी की सारी चीजें पढ़ ली होंगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरी एडवाइस है। ठीक है जी, दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो सबको अच्छे से मालूम है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ की हेल्प से। सेकंड में हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया है, जीरोस निकालते हैं और हम लोग कोफिशिएंट्स के साथ उसका रिलेशन पढ़ते हैं, साथ में पॉलिनोमियल बनाना सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी एक्सरसाइज थी जिसके बीच में हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे। तो जो हमारी थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो सिलेबस में से काट दी है। ऐसा लिखा गया है, स्टेटमेंट एंड डिवीजन
स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिदम, बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, जो डिवीजन एल्गोरिदम है उस डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर जितने भी बेस पॉलिनोमियल्स हैं स्टेटमेंट वाले, आपको वो सारे के सारे नहीं करने हैं। इन शॉर्ट अगर आप ये बोले तो एक्सरसाइज नंबर, जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 को सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, जो 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, ये तो आपको नहीं करने हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएंगे। हां, हालांकि आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आता तो वो भी है, उसमें भी हम लोग एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लेकिन उसने क्या बोला, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और अगर आप छोड़ना चाहे तो 2.3 भी छोड़ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो 2.3 हमारी बनती है, 2.3 सिलेबस में से डिलीट हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। जो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, उन 2 वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बीच में हम आपको 4 मेथड पढ़ाया करते थे। सबसे पहले था ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास था कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा था एलिमिनेशन मेथड, और चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां से जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काट दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काट दिया है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप उसको डिलीट कर दो, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि 2 लीनियर इक्वेशन है, आप उनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस साल आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमारे सिलेबस से काट दिया गया है। ठीक है जी, तो ये पहले 3 चैप्टर की थी। चलिए जी, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हुआ है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है, कई लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो लोगों को मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, तो उस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदला जाता है और फिर उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये हमारे सिलेबस से कट गया है। बल्ले बल्ले, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद है क्या है, नकली सा काम है जिसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने हम लोगों को। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है जिसमें यह चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और सेकेंड एक्सरसाइज वो है जिसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा समझने वाला था, वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से 11 ही थे, जहां से हर साल सीबीएसई एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनाया करता था। उसके ऊपर हार डाल दो, अब नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे सिलेबस से क्या डिलीट हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जिन लोगों ने एपी का चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि जुलाई मंथ के कई स्कूलों के सिलेबस में वो रहता है, तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, और एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 और 20, और एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 अब आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के साथ डील करती है, और जिसको सिलेबस में से काट दिया गया है। ठीक है जी, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6। ये मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ कटने वाला है, लेकिन सीबीएसई वाले लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनको मालूम है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरम्स के 3 थ्योरम्स के प्रूफ काटे। वो थ्योरम क्या है,
हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर 5 थ्योरम पढ़ाया करते थे। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का रिवर्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं। फिर हमारे पास था द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारी बुक के अंदर थ्योरम नंबर 6.6 है ना। और आगे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, जिसका नंबर है थ्योरम नंबर 6.8, 6.9। इन 5 थ्योरम में से हर साल सीबीएसई एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा करता था। इस बार हमारे सिलेबस में से इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ को उड़ा दिया गया है। तीनों थ्योरम के ना, अगर आप पाइथागोरस नहीं पढ़ेंगे तो पाइथागोरस का कन्वर्स कहां से आएगा, वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 थ्योरम के प्रूफ आपको नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट को याद करना है और स्टेटमेंट को समझ के उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बीच में बिल्कुल आसान टॉपिक काट दिया गया, बहुत नुकसान हो गया बच्चों का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता था, जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 के नाम से था। अब 7.3 को सिलेबस से हटा दिया गया है, आप लोगों को यह भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग सर आसान टॉपिक क्यों उठाया, जो सीबीएसई वाले लोग ऊपर बैठे हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को मालूम है ये सारी चीजें आप 11th 12th में आगे जाके पढ़ने वाले हैं और भरपूर मात्रा में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम इनको सिलेबस रिड्यूस करने के लिए काट भी देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि 11th 12th में आपको दोबारा से पढ़ानी है सारी चीजें। अगला है चैप्टर नंबर 8 है ना, बच्चों को बहुत टेंशन रहता है इसके बीच में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। इसमें से डिलीट क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, आपको मालूम है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ डील करती हैं, उन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिलीट कर दिया गया है। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती थी 8.4 एक्सरसाइज, जिसको हूबहू सीबीएसई ने रखा हुआ है, बिल्कुल भी काटा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कटा क्या है, इसके बीच में एक्सरसाइज नंबर 8.3 बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, धक्के मुक्के में इसको काट दिया। और एक्सरसाइज नंबर 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री के एंगल के साथ डील करती है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस तरह की चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़नी नहीं पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9, जिसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 हमारे सिलेबस में था, दैट वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को लेके था, जो हमें एक चैप्टर को पढ़ते हैं, हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको चैप्टर नंबर 9 में यूज करते हैं। चैप्टर 9 को एज इट इज रखा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना था, अब भी आपको एज इट इज कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ब्रिलियंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से बनता ही बनता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सर्कल्स। एक्सपेक्टेड था इसमें से कुछ डिलीट होगा, लेकिन अगेन यहां से कोई डिलीशन नहीं है। 2 स्टार थ्योरम है और 2 एक्सरसाइज है, आपको एज इट इज पहले की तरह उसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 11वें चैप्टर में से कुछ भी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जहां से किसी भी बच्चे का सवाल गलत नहीं होता है, बेशर्त है कि उसको पेपर में करके आए, क्योंकि यह टॉपिक इतना आसान है। प्रकार पेंसिल जैसे प्रकार के फूल बनाते हो ना, कुछ उस टाइप की कैटेगरी है। अब कंस्ट्रक्शन के बीच में से काटा क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी। 2 एक्सरसाइज में हमारे पास 3 टॉपिक थे। उन 3 टॉपिक में सबसे पहला था कि एक लाइन सेगमेंट दिया है, उसको फलाने फलाने रेशियो में डिवाइड करें। दूसरा टॉपिक था कि हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया होगा, उसके सिमिलर हम लोगों को एक ट्रायंगल और बनाना है, जिसकी साइड p/q टाइम्स होंगी द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब जो ये वाली चीज है, इस वाली चीज को सिलेबस से हटा दिया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारे पास था टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर हम लोग कंपास वगैरह की हेल्प से टेंजेंट्स के पेयर को ड्रॉ करते हैं और साथ में यह वेरीफाई करते हैं कि किसी भी बाहर वाले पॉइंट से जब हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है अब आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक अब डिलीट हो गया है। बचा क्या, 11.1 का एक क्वेश्चन
और 11.2 के अंदर टोटल मिला के हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन है, जिसके बीच में से 2 तो वैसे ही नेग्लेक्टेड है, लास्ट वाले 2 तो कभी पेपर में आते ही नहीं है। तो टोटल मिला के अब आपको 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 6 में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में 4 नंबर का मिलेगा, और अगर अभी भी नहीं होगा फिर वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो कट हुआ है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ है। वो उसने क्या काटा है, उसने काटा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के सेंट्रल एंगल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। जहां तक मैंने बुक पढ़ा है और उसको देखा है तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें डायरेक्टली 120 डिग्री को यूज किया गया है। बाकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा जहां पे डायरेक्टली 120 डिग्री को यूज किया गया है। तो आप मान के चलिए इसके अंदर भी लगभग ना के बराबर डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 12 भी आपको लगभग कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि चैप्टर नंबर 13 में से रिड्यूस होगा, 13 में से रिड्यूस हुआ भी है। 13 के अंदर हमारे पास टोटल मिला के 4 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4। 13.4 अब तक आप लोगों ने कभी देखी नहीं है। 13.3 तक हमारे पास क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, ये सारी चीजें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हैं। इस बार जो हमारे पास था वो चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके बीच में सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास है फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। ठीक है, एक कोन है, उस कोन को एक प्लेन से काटते हैं तो एक बाल्टी या फिर एक गिलास जैसी शेप बनती है। इस शेप का नाम फ्रस्ट्रम होता है। तो फ्रस्ट्रम का हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कर्ड सरफेस एरिया हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.4 है। 13.4 अब आपको नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज नंबर 13.1, 13.2 और 13.2 ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर नंबर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास 4 चीजें सिलेबस में था, मीन, मीडियन, मोड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम 2 तरह के ओजाइव बनाते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। पहली बात तो जो एक्सरसाइज नंबर 14.4 है उसको सिलेबस से काट दिया गया है, जिसका नाम था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना था। ठीक है जी। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 14.1 में जब हम आप लोगों को मीन पढ़ाते हैं और वहां पे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वहां पे हम लोग और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इस बार आपके सिलेबस से स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है। कहने का मतलब है इस बार के पेपर में जो सवाल आने वाला है वो बेहद ही सरल आएगा, जिसको आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके, मल्टीप्लाई ऐड करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब मीन पढ़ाने के 3 तरीके हुआ करते थे, 3 तरीकों में से एक तरीके को डिलीट कर दिया है। तो कह सकते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन आएगा इस बार यहां से। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास बचता है, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर ऐसा है जहां से किसी बच्चे का कोई सवाल गलत नहीं होता, क्योंकि सब लोग इसको बहुत आसानी से करते हैं, सबको अच्छे से समझ में भी आता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन का खेल है जिसके अंदर कार्ड आता है, सिक्के आते हैं ना, वो तो हम लोग डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर भी कोई डिलीट नहीं हुआ है, टॉपिक एज इट इज एक एक्सरसाइज है और एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो एज यूजुअल पहले की तरह आपको दोनों की दोनों एक्सरसाइज अच्छे से पढ़नी है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे चैप्टर में जो टॉपिक वाइज चेंज हुआ था वो था। अब मैं आपको इसके बारे में अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। इसके बाद जो बारी आती है वो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की मैं क्या सोचता हूं कि ये सिलेबस जो कम किया है ये अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है। किसके लिए? जो एवरेज बच्चे हैं और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो मैथमेटिक्स को लेकर बहुत घबराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। बट जो बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए मैं कहूंगा लॉस की चीज है, ये बहुत लॉस की चीज है। क्योंकि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी आप इसके बाद कंपटीशन एग्जाम देंगे, जैसे आप एनटीएससी का एग्जाम देंगे या ओलंपियाड्स के एग्जाम देंगे, वहां पे ये टॉपिक नहीं कटने वाले हैं, वहां पे एज इट इज यहां से सवाल आने वाले हैं, उनका लेवल भी बहुत अच्छे होने वाला है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा वो यही एडवाइस करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में दुनिया यूट्यूब पे आ चुकी है और इतने भयंकर टीचर जो हैं वो भयंकर तरीके से यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है।
और अगर उसका कीमत भी है तो वो बहुत 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 कम कीमत है। जो आप पर्सनल ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं उनसे बहुत कम फीस है। आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, एक से बढ़ के एक बड़ा यूट्यूबर, एक से बड़ा एक टीचर आज के समय में यूट्यूब पे फ्री में काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप मेरा ही चैनल देख लेना। अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिले तो पहले 3 चैप्टर मैंने जो थे वो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर रखे हैं क्लास 10th के। बाकी जैसे जैसे अभी हिंदी मीडियम का थोड़े टाइम के बाद सिलेबस खत्म होगा तो मैं वापस सीबीएसई के ऊपर भी आऊंगा, ठीक है। तो अच्छे बच्चों को मेरा यही एडवाइस है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। इंटरनेट के अंदर, यूट्यूब के अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज फलाना फलाना फलाना, क्वेश्चन नंबर फलाना फलाना फलाना, 22 मिनट में 100 वीडियो निकल के आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यह आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स को समझ के पढ़ना है, इंटरेस्ट बनाने के लिए पढ़ना है, ताकि आप जब आगे जाएंगे तो आपका मैथमेटिकल अप्रोच बिल्कुल बम होना चाहिए। सामने वाला बंदा देख के बोले कि हाँ यार, इस बंदे में वाकई में बहुत दम है, इसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो बिल्कुल अब ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, सीबीएसई वालों को बोल सकते हैं अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इस बार रोक के दिखा लो, 100 में से 100 नंबर लेके आऊंगा। क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है, आपको मालूम है। 20 नंबर हमारे इंटरनल लगते हैं, जिसके बीच में से 10 नंबर आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, 5 नंबर आपके अटेंडेंस और फेयर नोटबुक के होते हैं, और 5 नंबर होते हैं उसके जो आप एग्जाम देते हो सितंबर में, दिसंबर में, प्री बोर्ड के। उनके बेसिस के ऊपर आपके 5 मार्क्स वहां से डिसाइड होते हैं। तो 20 नंबर जो है वो स्कूल वाले लगाते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं स्कूल वाले लगभग उनको अच्छे मार्क्स ही देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 18-19 नंबर लगभग जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है उसके लग जाते हैं, और जो बहुत अच्छा बच्चा है वो तो 20 में से 20 लेके जाता है। और पेपर में इतने आसान टॉपिक आ रहे हैं यार, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल वाला पोर्शन था वो तो काट ही दिया। अब तो पेपर में कुछ बच्चा ही नहीं है, अब तो जाके बस मांझ देना पेपर को बुरी तरीके से। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि दम है तो इस बार रॉक के दिखा दो, 100 में से 100 ठोकेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, इस बार जैसा हमने आपको रिव्यू दिया कि इस बार जो है वो चैप्टर वाइज नहीं काटे गए हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस का डिलीशन किया गया है। कोई भी चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट नहीं किया, उसके बीच में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया, ठीक है। डिलीशन है ना, टॉपिक्स भी उन्हीं को डिलीट किया गया है जो टॉपिक्स आप आगे जाके अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। वहां पे हायर क्लासेस में आपको तसल्ली से इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ाया जाएगा, और ये जो टॉपिक काटे गए हैं वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो जो एवरेज बच्चे हैं और जो थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट है, और अगर आपका सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि मुझे 10वीं में मार्क्स लेने हैं, उसके बाद 11th-12th में मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो बेशक आप उन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है ओवरऑल जो मैं कहना चाहूंगा, दिस इज एन एक्सीलेंट मूव बाय आवर MHRD and the CBSE, NCERT and SCERT. They are designed and doing their work in a perfect way, है ना। इस समय में जो सिलेबस रिड्यूस करना था वो बहुत जरूरी था, क्योंकि जितना समय अब हमारे पास बचा है, क्योंकि अब भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जो हमारा स्कूल है वो कब खुलने वाला है ना। तो इस बीच में सिलेबस का कम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ बहुत बच्चे थे और बहुत पेरेंट्स थे, वो बहुत परेशान थे कि इतने कम समय में हमारा सिलेबस कैसे होगा। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो एक ऑल्टरनेट है ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो आप एक्चुअल में पढ़ते हैं ना किसी टीचर के सामने खड़ा करके, और एक आप कैमरे पे पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम मानते हैं। और जो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है वो कभी भी कैमरे वाली टीचिंग को, जो कैमरे वाली टीचिंग है वो कभी भी एक्चुअल क्लासरूम वाली टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, YouTube के अंदर एक से बढ़ के एक भयंकर टीचर अभी पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए उस चीजों को सोचने का, उन चीजों को करने का। जस्ट एक बार YouTube के अंदर टाइप तो करके देखो, भाई साहब 200 वीडियो ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, कहीं पीछे पीछे तो हमारी भी पड़ी होगी, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि हम आपकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान कर सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस भी दोबारा से शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।